बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप टेस्ट मैच जीत गए इस बात की आप खुशी मना रहे होंगे। लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है जी, आपको पता है, जहां पहले टेस्ट मैच पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और साउथ अफ्रीका को जी 93 स्कोर से उन्होंने शिकस्त दे दी है। और 2 मैचेस जो हमें पता है टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है उसको 1-0 पे से उसकी बर्तरी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की टीम की ये जो कामयाबी है बॉलिंग के शोबे के बाइस हुई है और टीम होम ग्राउंड पर एक के लिए बैलेंस्ड और थोड़ा ख़तरनाक जो हरीफ बनकर उभरी है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में जी 378 रन्स बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीकन टीम ने 269 रन्स बनाए और ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 167 रन स्कोर किए थे और यू मेहमान टीम को जीत के लिए 277 रन्स का कदम मिला था। जवाब में जी साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ज़्यादा देर ना टिक सकी। चौथे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने तबाहकुन बॉलिंग कर दी। शाहीन शाह अफरीदी हो, नुमान अली हो, साजिद खान हो, बारी बारी उन्होंने जी साउथ अफ्रीकन बैटर्स को पेविलियन की राह दिखा दी। खास तौर पर अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो नुमान अली बड़ा जी तबाहकुन स्पेल उन्होंने कराया और उनकी जो स्पिन बॉलिंग है उससे मैच में मजमूई तौर पर 10 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। पाकिस्तान की फतह में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपनी जो तेज़ रफ्तारी है और बहुत जांच तोल कर जो गेंदें करवाई हैं उससे 4 विकेटें हासिल की, जबकि साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों का आउट किया। यूँ साउथ अफ्रीका टीम 183 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान 93 रन से फतह समेट ली। अब दूसरा मैच जी हमारा पिंडी में है और वो 20 अक्टूबर को होने वाला है। दूसरा टेस्ट मैच है। बैटिंग लाइनअप हमारा थोड़ा क्रूशल स्टेजेस से गुजरता रहा इस पूरी पहले मैच के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन बॉलिंग हमारी अच्छी चली। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शाकिर, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें वक्त दिया। आपका व्यू देख के लगता है कि सुबह सुबह आप खुद भी स्पोर्ट्स के शौकीन है, ऐसा ही है? कोशिश की जाती है लेकिन इतना ज़्यादा शौकीन नहीं, उसके बाद उठना काफ़ी मुश्किल होता है। नहीं, आई एम श्योर। अच्छा शाकिर, मुझे ये बताएं, पहले मैच में आपको कैसी लगी पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस और बॉलिंग लाइनअप? आप चूंकि हम चाहूंगी इस पे आप बारी बारी एनालिसिस दें अपना। और देखिए, पाकिस्तान की ये यकीनन पता इसलिए बड़ी ज़रूरी थी कि हमने रिसेंट जो एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस थी, एशिया कप तो हारे ही आ रहे, लेकिन एक ही टूर्नामेंट में हम बड़े अरसे बाद 3 इंडिया से मैच कंसेक्टिव हारे थे, तो टीम का मोराल, फैंस का मोराल, ओवरऑल जो एक बॉडी लैंग्वेज थी टीम की भी और हम सब की, वो बड़ी डाउन थी। और इस टूर्नामेंट, इस जो टेस्ट चैंपियनशिप का ये पहले ही हमारा मैच था, तो इसमें हमने ये जो एक टीम एफर्ट दी है और एक आपको बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टीम में वो प्रोफेशनल अप्रोच नजर आई है कि टीम एक होकर टेस्ट में जो है वो खेली है। जनूबी अफ्रीका की टीम कोई आसान टीम नहीं थी, ये टेस्ट चैंपियनशिप की फाते टीम है और मुसलसल 10 टेस्ट ये जीत चुकी थी। हमने उनकी एक विनिंग स्ट्रीक भी तोड़ी है, तो ये इस मैच में पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। टीम स्पिरिट हमें नजर आई, बेहतरीन कैप्टनसी बड़े अरसे बाद जो है हमने देखी कि जिस तरह शान मसूद कुछ अरसे से पीछे पाकिस्तान को स्लेट करते हुए ऑफ कलर नजर आ रहे थे, लेकिन जो टॉस जीतना उनका फायदे में गया, फिर उन्होंने खुद 50 स्कोर की। जब कैप्टन खुद अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो उसके लिए फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बड़ा ज़बरदस्त, उसके अंदर से खुद एक नई एनर्जी निकलती है। तो सारी सिचुएशन में ये टेस्ट सीरीज़ का जो एक आगाज़ है इस तरह से वो बड़ा ज़बरदस्त है और मैं समझता हूँ कि इस मोमेंटम को हमें पिंडी में कैरी करना है। मैं जब पहली इनिंग्स खत्म हुई तो मैं ये सोच रहा था कि हमें शाहीन शाह अफरीदी को शायद दया कर रहे हैं, हम उसको थका रहे हैं इन विकेट्स पे जिनमें फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं है। स्पिनर स्ट्राइक बना के आप ये काम जो है वो आपके पास ऑप्शन और भी हैं जिनसे खिलाया जाता है। शाहीन हमारा वाइट बॉल का भी प्रीमियम बॉलर है, तो उसको इस तरह के टेस्ट में थकाना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने फिनिश किया दूसरी इनिंग में, हमने बड़े अरसे बाद जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि फास्ट बॉलर पूरी कमांड के साथ जो पाकिस्तान टीम का फास्ट बॉलिंग वेपन होता था रिवर्स स्विंग, उसने वो जो ओल्ड होती बॉल को ओल्ड सरफेस का जिस तरह से इस्तेमाल किया और एक वाइप आउट किया जो टेल थी साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान को ये ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई। तो सारी आप फास्ट बॉलिंग में हमारी उसने इनपुट अच्छी की। स्पिनर में तो हम देख रहे हैं कि नुमान अली और साजिद खान का जो डोग बना हुआ कुछ अर्से से, हमने बड़ी बड़ी टीमों को होम ग्राउंड पर जो है वो शिकस्त दी। देखा ना, नुमान अली जो 34 साल की उम्र में आके डेब्यू करता है, पिछले 4-5 सालों में उसने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को जो सपोर्ट दी है वो अनबिलीवेबल है। और आप अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो उसने ग्रेट अब्दुल कादिर का भी रिकॉर्ड पिछले मैच में तोड़ा है कि
मुसलसल 5 मैचेस में किसी भी स्पिनर्स की पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स के लिए इस सारी सिचुएशन में ये जो हमें एक स्टार्ट मिल गया है। हम क्योंकि काफी अरसे से हम टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप पे कहीं जब खत्म होती है तो आखिरी नंबर पे जो है वो रेट करते हैं। इस वक्त हम एक मैच खेल के अभी तो पॉइंट रैंकिंग है उसमें दूसरे नंबर पे हैं। और इस बार पाकिस्तान का जो शेड्यूल बना है ना टेस्ट चैंपियनशिप में, हमने तकरीबन 13 टेस्ट खेलने हैं, इसमें 6 हमने पाकिस्तान में खेलने हैं और 7 अवे खेलने हैं। उस 6 में भी हमारी अगर ये हम 2-0 से पिंडी वाला टॉस जीतकर 2-0 से हम बर्तरी ले लेते हैं, उसके बाद हमारे श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आएगी। श्रीलंकन स्पिन में बड़े माहिर हैं तो वो शायद हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करें पाकिस्तान में। उसके अलावा हमारे पास बड़ा ही अच्छा चांस है कि हम इन 13 में से कुछ 7-8 मैचेस अगर जीत जाते हैं, 7 मिनिमम, तो हम बड़े अरसे बाद टेस्ट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करते थे टेस्ट चैंपियनशिप के। इन सारी पॉजिटिव के साथ इसमें और ये भी आप दुआ कीजिएगा क्योंकि लाहौर में अगर हमने पहले टॉस ना जीती होती और टॉस जीतकर पहले बैटिंग ना की होती और ये काम अगर साउथ अफ्रीका ने किया होता, पहले दिन की विकेट इतनी अच्छी थी कि वो भी 400 पौने 400 का टारगेट हमें टोटल अगर लगा देते तो मुश्किल होती। तो अब ये दुआ करें कि पिंडी में भी हम टॉस भी जरूर जीते, क्योंकि पिंडी की विकेट भी क्योंकि हमने तकरीबन ऐसे ही बनानी है अपने स्पिन ट्रैप के साथ। और फिर एक और थोड़ा सा पिंडी में ये हो सकता है कि इनका जो टॉप बॉलर है जो लाहौर का मैच नहीं खेला महराज, उसकी वापसी भी मुझे लगता होगी। तो सारी सिचुएशन में जो हमें विन मिली है लाहौर में, उसको अगर हम पिंडी में कैरी करके तो हमारा एक वो जो टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज इतना अच्छा हो जाएगा कि हम इस पोजीशन में हो जाएंगे एंड ऑफ द डे कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो लॉर्ड्स में होना है बड़े अरसे बाद हम शायद उसके लिए क्वालिफाई कर सकें। तो आज हमारे पास तनकीद करने के लिए कुछ नहीं है, पॉजिटिव नहीं, हम ये दिन रोज रोज चाहते हैं कि हमारे पास तनकीद करने के लिए कुछ ना हो। वी रियली वांट कि हम सब अच्छी बातें करें, क्रिकेट को सेलिब्रेट करें। और टेस्ट मैचेस का आपने जिक्र किया, क्योंकि अभी हम दूसरे टेस्ट मैच में, पहले मैं थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप पे इसलिए बात करूंगी शाकिर क्योंकि पहली इनिंग्स के अंदर हमारा जो एक ओवर में 3 विकेटों का जाना है, उसके बाद फिर थोड़ा हमारा जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था वो समहाउ ब्रेक हुआ था बीच में, और फिर उसके बाद हमने दोबारा से उस चीज़ को रिवाइव किया। आप क्या समझते हैं बैटिंग लाइनअप पे हम क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं? ज़ाहिर है आपको अपनी गलतियों से जो छोटी छोटी होती हैं, जीत जहां बहुत सारी खामियों को छुपाती है, हमें उसको थोड़ा सा क्रिटिकल हो कि अगर हम देखें और सेकेंड टेस्ट मैच में हम बैटिंग लाइनअप पे खास तौर पर अगर बात करें, क्योंकि बॉलिंग इज़ डूइंग रियली वेल। देखिए बैटिंग में जो कारकर्दगी थी वो पहली इनिंग्स में थी, दूसरी इनिंग्स में तो हमको अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके। और लग भी यही रहा था कि जिस तरह की सरफेस ओल्ड हो जाती है ये टेस्ट में, आपको फुट पैचेस मिल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। आपने देखा कि साउथ अफ्रीका भी उसी तरह खेला जैसे हम दूसरी इनिंग्स में खेले, लेकिन पहली इनिंग्स में मैं इमाम को जरूर इसमें जो है क्रेडिट दूंगा, जिस तरह से उसको हमने इतने कम बैक करवाए। इमाम इज अ कंसिस्टेंट ओपनर हमारे, खास करके जो लॉन्गर फॉर्मेट हैं, लेकिन उसको हमने बहुत इन आउट किया तो वो काउंटी खेल के आया हुआ था, उसका एतमाद बहुत अच्छा था। उसने आते ही ठीक है वो 90s का शिकार हुआ, नर्वस 90s का, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसने बिल्ड किया। कैप्टन के साथ एक बड़ी अच्छी पारी उसने लगाई, फिर कैप्टन का अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फिर लेटर ऑन आपने देखा कि सलमान अली आगा जिसपे प्रेशर बहुत था कैप्टनसी के हवाले से, T20 में उनकी जो कारकर्दगी रही अपनी ज़ाती वो बड़ी ख़राब थी, लेकिन सलमान अली आगा को मैन ऑफ क्राइसिस अक्सर इसीलिए कहा जाता था कि उसने टेल के साथ खेलते हुए पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस टेस्ट में खास करके जिताए थे। उसकी वो इनिंग्स दोबारा बड़ी हमारे लिए कारामद साबित हुई, जिससे हम तकरीबन पौने 400 रन पोस्ट कर सके। पहली इनिंग्स में हम बाबर आजम से बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम को ये उसका फॉर्मेट है, ये उसकी कंडीशन है, उसकी पसंदीदा कंडीशन में वो खेल रहा है अपने होम ग्राउंड में, तो वो कहीं ना कहीं हमें जो एक अरसा ही बीत गया, लगता है सदियां बीत गई कि बाबर की सेंचुरी को देखे हुए। उस सारी सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से वो वापस आएगा, कुछ करेगा। दूसरी इनिंग्स में भी उसने बहुत अच्छा आगाज करके थे, फिर वो जो है वो 50 तक न कर सके। तो इस सारी सिचुएशन में हम समझते हैं कि बाबर की वापसी, क्योंकि उसकी एक सेंचुरी चाहे वो वनडे में हमें मिल जाती, अब हम टेस्ट में तलाश करते हैं यहाँ मिल जाए, वो एक सेंचुरी उसे उस बॉक्स से बाहर निकाल लेगी जिसमें वो कुछ अरसे से बंद है और वो चाबी उस बॉक्स की गुम गई है। अब बाबर के लिए ये अब बहुत अच्छा मौका है पिंडी में भी दोबारा के कोई एक ऐसा, और मजे की बात यह है कि फैन आप और हम तो लगाए हुए उम्मीद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसकी सेंचुरी की उम्मीद में है। शायद कोई एक लॉजिकल फैसला ये नहीं होगा कि टेस्ट की परफॉर्मेंस पे एक बंदे को वापस T20 में लाया जाए, लेकिन उस तलाश में है कि उनको कोई एक्सक्यूज मिले कि जिससे वो बाबर को वापस T20 टीम का हिस्सा में, हमने अभी वर्ल्ड कप आगे खेला है सारी सिचुएशन में, तो बाबर के लिए दुआगो भी है और उम्मीद भी है कि वो जहां बाकी परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह इमाम वापस आके कम बैक पे अपनी एक अच्छी इनिंग्स खेलता है, सलमान अली आगा प्रेशर में आके 90s तक जाता है,
इस सारी सिचुएशन में बाबर की सेंचुरी बड़ी ज़रूरी है। लाहौर के उस मैच में फैंस ने भी बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन थी। मुझे नहीं लगा कि कभी हमने देखा हो कि फैंस बाबर की इनिंग्स देखने के लिए नारे लगा रहे हैं। और अगर शान मसूद उनको इवन जब एलबी वगैरह की अपील्स होती थी, टीमें करती थी, तो साथ क्राउड भी करता था कि क्राउड करें जी ताकि बाबर खेलने आए। इस सारी सिचुएशन में बड़ी उम्मीद है हमारी कि बाबर को वो सेंचुरी मिल जाए जिसकी तलाश है बड़े अरसे से। और अगर वो सेंचुरी मिल गई तो मुझे यकीन है कि बाबर जो हमें 2020, 21, 22 का बाबर था जिसको देख के बिलीव नहीं होता था कि शॉट भी कोई इंसान खेल सकता है, ऐसी उसकी क्लास थी, ऐसा उसका जो है वो फॉर्म थी, वो सारी वापस आ जाए तो हमें भी कम से कम जवाब मिल जाए जो हम इतने अरसे से उस पर जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि बाबर नहीं खेल पा रहा, उसको वापस डोमेस्टिक में भेजें, उसको ब्रेक दें। इस सारी चीज़ें बहुत सारी पिंडी टेस्ट में हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि एक तो लाहौर टेस्ट की जो मोमेंटम है उसको भी कैरी करना है। बैटर्स जो दूसरी इनिंग्स में कुछ नहीं कर सके दोबारा संभल के आए, दोबारा जहन बना के आए। सोचिए अरमला, अगर पिंडी टेस्ट में हमें टॉस जीतकर बैटिंग ना मिली फिर हमारा क्या हाल होना है, ये मुझे थोड़ा सा खौफ आ रहा है क्योंकि अल्लाह ना करे। आपने भी खुद बात की है शाकिर, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हमारे पास आज कुछ नहीं है बुरा कहने के लिए। सो आई बिलीव कि हम टॉस जीते और ये सारी चीज़ें जो आप डिस्कस करें, एंड यू आर सो राइट कि हमें बाबर के उस बॉक्स से निकलने का इंतज़ार है। एंड आई बिलीव कि एक अच्छी इनिंग्स उनके लिए उस बॉक्स से निकलने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। समवन वी ऑल प्रे एंड होप कि ऐसा ही हो। थैंक यू वेरी मच शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे हालिया पाक अफगान कशीदगी के तनाजुर में जी। एक बार फिर पाकिस्तान ने दानिशमंदी, तदब्बुर और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की पेशकश कबूल कर ली है। दोनों ममालिक के दरमियान 48 घंटे के लिए आर्जी सीज़ फायर का आगाज़ गुज़िश्ता शाम 6 बजे से हो चुका है। वजारत खारिजा के मुताबिक इस दौरान दोनों फरीकैन तामीरी बातचीत के जरिए सरहदी कशीदगी के जो परमानेंट सोलूशंस है, पॉजिटिव सोलूशंस है, उसकी तलाश की कोशिश करेंगे ताहम अमन व इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। ये जो डेवलपमेंट है जी ऐसे वक्त में हुई है जब अफगान तालिबान की जानिब से चमन के जो सेक्टर है करम एजेंसी में पाकिस्तानी सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले किए गए और इन हमलों में दहशतगर्दों ने आम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल करने की बुज़दिलाना कोशिश की। लेकिन पाक फौज ने जी गैर मामूली पेशेवराना महारत और जुर्रतमंदी से ना सिर्फ दुश्मन के हमलों को पसपा किया बल्कि दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब भी दिया जो तारीख में याद रखा जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जी इन जवाबी कार्रवाइयों में 50 के करीब अफगान तालिबान और ख्वारिज के दहशतगर्द मारे गए, जिनमें से 15 से 20 चमन में जबकि तकरीबन 30 जो है करम के इलाके में हिलाक हुए। दुश्मन के मुताबिक जी असलहा, डिपो हो, पोस्ट हो, यहाँ तक कि टैंक तक को राख कर ढेर बना दिया गया है। इसके अलावा जी पाक फौज ने सरहद पार हमलों के तनाज़ुर में अफगान सरजमीन पर मौजूद मखसूस दहशतगर्द ठिकानों को भी कामयाबी से निशाना बनाया, जिसमें सूबा कंधार में तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर्स, बॉर्डर ब्रिगेड्स और काबुल में फितना अंगेज ग्रोहों के मराकज़ भी शामिल थे। ये कार्रवाइयाँ जी इस बात का समहाउ एक वाज़ेह पैगाम भी है कि पाकिस्तान अमन का हामी ज़रूर है मगर अपनी सरहदों के दिफा में किसी किस्म की जारियत को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या अफगानिस्तान सीज़ फायर के बाद भी दहशतगर्द अनासर को लगाम देने के संजीदा इकदाम करेगा या नहीं। हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमजा मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को आपके आगे भी पुट करती हूँ। पहले तो ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है इस पे तो तज्जिया मैं आपका चाहूँगी, लेकिन साथ साथ ये जो सीज़ फायर का मामला है जिसमें अफ़गानिस्तान की जानिब से ये कहा गया और रिक्वेस्ट की गई जिसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा? जो ये फितना और ख़वारिज के हवाले से हम बात कर रहे हैं या ये जो दहशतगर्द या ग्रोहों के हवाले से बात कर रहे हैं? देखिए अरमाला, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपने अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खैराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने आप कह सकते हैं ब्रवाडो के साथ और तरीके से जो फितनतुल ख्वारिज के साथ साथ अफगान तालिबान जैसी रोग रजीम को पीछे धकेला है, जबकि वो बुज़दिलाना हमले कर रहे थे पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर। मेरे ख्याल से इट इज़ कमेंडेबल। सो वी स्टैंड विद आवर पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस एंड इट सेंड्स अ सिग्नल टू काबुल कि इस तरह की रेकलेस एडवेंचरिज्म आप ना करें और आराम से बातचीत के साथ एक अच्छे नेबर के तौर पे अपने आप को सामने लेके आए। देखिए सीज़ फायर को होल्ड करना
बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये, कतारी रोल को हम बहुत ज़्यादा डाउन प्ले नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तान ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि कतर ने, दोहा ने इस चीज़ का काफ़ी हद तक इसको फैसिलिटेट किया है। 48 आवर्स का सीज़ फायर हम कह रहे हैं, पर अफगान तालिबान ने कहा है कि ओपन एंडेड सीज़ फायर है, जिसका मतलब है इसका काफ़ी तवील अरसे तक ये चलता आएगा। दूसरी चीज़ ये, दो कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स आ रहे हैं। इस्लामाबाद ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर ये सीज़ फायर हुआ है, काबुल ये कह रहा है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर ये सीज़ फायर हुआ है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स हैं। सीज़ फायर इस वजह से होल्ड नहीं कर सकेगा मेरे मुताबिक। अच्छी बात है जंगबंदी, मतलब जंग दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान कभी भी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। कैजुअल्टी टोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपने अपने इंट्रो में बताया कि सिविलियंस को भी टारगेट किया गया है, तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। पेशरफ्त इस सीज़ फायर की डिपेंड करते हैं कि काबुल गवर्नमेंट जो है वो अल्फा एलिमेंट्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना जब तक बंद नहीं करेगी, तो इस तरह की कशीदगी और फ्लेयर अप ज़रूर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब उनके फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो हैं वो चले जाते हैं इंडिया और जयशंकर के साथ वो फोटो ऑप्स करते हैं, उनके फीमेल जर्नलिस्ट को अंदर भी नहीं आने दिया जाता, जो बड़ी हैरान कुन एक बात है। खैर तालिबान के वाले से तो बहुत ज़्यादा हैरान कुन नहीं है। इससे साफ साबित होता है कि अफगान तालिबान जो है वो भारत का एक प्रॉक्सी बना हुआ है। वो अटैक्स टीटीपी के थ्रू, फितनतुल ख्वारिज के थ्रू, या तो अगर वो डायरेक्टली उनको सपोर्ट नहीं करे तो इनडायरेक्टली ज़रूर सपोर्ट करें, पाकिस्तान सरजमीन के ऊपर इस तरह के अटैक्स होते रहेंगे। जब तक ये, या अफगान तालिबान तो कह सकते हैं कि एक स्पॉयलर है, पर जब तक अफगान तालिबान की निगरानी के अंदर इस किस्म के अटैक्स होते रहेंगे तो सीज़ फायर जो है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं टेनवस है, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फ्रेजाइल है। तो अच्छी बात है जंगबंदी हुई है, इसमें कतारी लीडरशिप को हमें आप कह सकते हैं वी शुड कमेंड देम, वी शुड कॉम्प्लीमेंट देम कि उन्होंने आके इस चीज़ के अंदर इंटरवीन किया। बट फ्लेयर अप ज़रूर हो सकता है और इसकी बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी अफगान तालिबान के ऊपर खुद है। बिल्कुल ठीक है, इसकी जिम्मेदारी सोली अफगान तालिबान के ऊपर है। लेकिन हमजा, अब इस फैक्टर में जिसमें आपने ख़ुद भी बात की कि दो नैरेटिव्स हैं और ये एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है समहाउ कि काबुल की जानिब से कोई और स्टेटमेंट जारी की जा रही है और इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि जी अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि सीज़ फायर किया जाए। अब इसमें जो सालिसी या जिसमें आपने कतर का भी जिक्र किया, जो रोल अदा करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा मुद्दा हमेशा से ये रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है इंडिया इस्तेमाल करता आ रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और दूसरी जानिब इंडिया के साथ अफ़गान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो हमारे सामने हैं, जो अभी विज़िट भी है और इसके बाद इंटरनली भी इंडिया से आवाज़ें उठ रही हैं। डोंट यू थिंक कि इस पे हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ भी जाना है? बिकॉज ये तो माजी में हम इतना अरसा टेररिज्म की एक वेव को फेस करते आ रहे हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर अफगानिस्तान रहा है समहाउ, बिकॉज उसकी सरजमीन यूज़ होती रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। देखिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तभी आएगा जब अफगान तालिबान जो हैं दे बेसिकली बिहेव देमसेल्व्स। वो एक रोग रजीम बन चुके हैं, वहाँ पे ख़वातीन और बच्चों को जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चियों को जो है वो स्कूल नहीं लेके जाने दे रहे, सैंक्शंस उनके ऊपर लगे हुए हैं, और टीटीपी के साथ साथ BLA के हाइड आउट्स हैं। अब तो उनको BLA नहीं कहते, उनको ब्रास कहते हैं, बलोच रजोई अजोई संगर है। इट्स एन अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट बलोच ग्रुप्स जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर है। ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ISKP है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस है। ये सारे अल्फा एलिमेंट्स अफगान सरजमीन के अंदर रिहाइश पजीर हैं और वो तालिबान गवर्नमेंट के वॉच के अंडर हैं। और काबुल कहता है कि हमारे रिट ऑफ स्टेट है और हम गवर्निंग अथॉरिटी है। असल में अफगानिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा लॉलेसनेस बन चुकी है कि मेरे ख्याल से उनका ये कहना भी बहुत ही अहमकाना किस्म की बात होगी। बट हकीकत में जब तक ये अल्फा एलिमेंट्स एक्सपोर्ट होते रहेंगे तो पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, और ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है हमारा, हम कोई यूनिलैटरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, हमारा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अफगानिस्तान को डिटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की हरकतें आप ना करें, आप अल्फा एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट ना करें। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? मॉस्को फॉर्मेट अभी हुआ था, रूस जिन्होंने अभी हाल ही में अफगान तालिबान को जो है रिकग्नाइज किया है, और चाइना जिनका फॉल ऑफ काबुल 2021 के बाद उन्होंने बैक चैनल टॉक्स किए थे काबुल के साथ, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि अफगान सरजमीन को नेबरहुड के अंदर और वैसे भी इन जनरल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के खिलाफ अल्फा एलिमेंट्स एक्सपोर्ट करने का। इशू ये आता है कि तालिबान के भी डेलीगेशन वहां पे गया था और तालिबान ने कैटेगोरिकली कह दिया कि सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी, पर पाकिस्तान के केस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तो तालिबान की किसी भी बात को सदाकत से लेना मेरे ख्याल से आई थिंक वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट असल में बात सिंपल ये है कि
फिलहाल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि द अफगान तालिबान नीड्स टू हैव इट्स हाउस इन ऑर्डर। और वो जो फॉर्मेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स जारी किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ से डिमार्शेस आ रही हैं और जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है काबुल रजीम के खिलाफ, उसको अगर वो संजीदगी से नहीं लेंगे तो फिर इसी किस्म की फिर कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, आपने इंडिया का भी जिक्र किया और मैं ज़रूर चाहूँगी इस पर मज़ीद आप बात करें हमजा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इस सारे मामले में हमेशा से रही है, और जो इंडिया है वो टेररिज्म को भी स्पॉन्सर करता आ रहा है, और एक बड़ी उनकी जो एक कैंपेन या प्रोपेगेंडा है इसके अगेंस्ट चलता है। इस दुनिया के सामने इंडिया को मज़ीद एक्सपोज करना है, दो कि वो ऑलरेडी बड़ा एक्सपोज्ड है, लेकिन टेररिज्म फंडिंग स्टेट के तौर पे इसको एक्सपोज किया जाना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तानी हुकूमत जो है, फॉरेन ऑफिस है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट्स जारी किए भी हैं जिसके अंदर लिंकेजेस आप ड्रॉ कर सकते हैं रॉ की फंडिंग और टीटीपी की फंडिंग के हवाले से, ब्रास की फंडिंग के हवाले से, और जो दूसरे अल्फा एलिमेंट ज़रूर हैं। और इसको और ज़्यादा आपको निशानदेही करनी चाहिए। एक तो अमेरिका के साथ हमारा इक्वेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो ये रिले कर देना चाहिए कि इंडियन प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हैं और अमेरिका इस चीज़ को जानता भी है। पर इशू सिर्फ ये आ रहा है कि जब आप इंडिया को पोर्ट्रे ये कर रहे होते हैं, न्यू दिल्ली का जिस किस्म की आउटरीच है, उनकी जो इंडियन लॉबी है यूएस के अंदर, और जो मीडिया नैरेटिव्स वो फैला रहे होते हैं, वो कोशिश यही कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान को जो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के तौर पे डिपिक्ट किया जाए। वही चीज़ काबुल के प्लेबुक के अंदर भी है, पर इसकी निशानदेही और मजीद करनी चाहिए। एक फ्रेश डोसियर जाना चाहिए यूएन को और बताना चाहिए कि सिंपल सी बात है कि इंडिया की एक तारीख रह चुकी है जहाँ पे वो टारगेट किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं कराची के अंदर, और वैसे भी आप कह सकते हैं कि फोर्स डिसअपीयरेंसेस के अंदर वो इन्वॉल्व रहे हैं। और पाकिस्तानी जो इंडियन डिसिडेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं, जो खालिस्तानीज हैं, उनके खिलाफ अटैक्स करें, तो ये सिर्फ लोकल लेवल के ऊपर नहीं है, ये ट्रांसनेशनल लेवल के ऊपर भी है। तो इसकी निशानदेही डेफिनेटली करनी चाहिए। और ये काबुल को इस वजह से थोड़ा सा मैं स्केप्टिक हूँ इस सीज फायर के हवाले से, क्योंकि काबुल वही नैरेटिव प्ले कर रहा है जो हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है कि अल्फा एलिमेंट्स आप एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान के अंदर, उनको डिस्टेबलाइज करें और फिर ब्लेम फिर पाकिस्तान के ऊपर आ जाए। पर ये चीज़ हमने इस वक्त होनी नहीं देनी। हमारी जो खारजा पॉलिसी इस वक्त सही सिफ्त के अंदर जा रही है, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं है। चाइना के साथ हमारी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, अमेरिका के साथ हमारा काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, और अमेरिकी असिस्टेंस के थ्रू ही हमने जाके अफगान पोस्ट को अटैक भी किया है। तो ये साफ सिग्नल चला जाना चाहिए कि भारत के जिस किस्म का नेफेरियस एजेंडा है, जिस किस्म के उनके अज़ाइम है, वो कामयाब नहीं होंगे। एब्सोल्युटली कामयाब नहीं होंगे, और इसका तो आई थिंक अब तो टीज़र बार बार मिल चुका है। हमजा, जो भी आपने अमेरिका का भी जिक्र किया, प्रेसिडेंट ट्रंप भी हैं ऑन एंड ऑफ। अभी चूँकि इजिप्ट के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और स्पीच से पहले भी उन्होंने अमेरिकन जो इंडियन प्लेन्स हैं उनके गिरने के हवाले से बात की। और अभी मैं रिसेंटली आज ही की उनकी स्टेटमेंट देख रही हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि दे डोंट टॉक अबाउट इट, 7 प्लेन्स वर डाउन्ड। इंडिया बार बार रजिस्टर करा रहा है अमेरिका ने समहाउ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है उनके अगेंस्ट, लेकिन अमेरिका भी इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि वो ये बार बार दुनिया को बताए कि सालिसी के तौर पे तो किरदार अदा किया है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने जवाब भी बड़ा भरपूर दिया है उनको। बिल्कुल ऐसे। और अमेरिका के साथ साथ फ्रांस जो इंडिया के बेनिफैक्टर है, जिन्होंने राफेल्स प्रोवाइड किए हुए हो, उनकी मीडिया आउटलेट्स को आप उठा के देख लें, उन्होंने तो एतराफ़ किया कि आपके राफेल्स गिरे हैं। और इंडियन आर्मी के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनको मैं उठा के देखता हूँ, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं जिसमें द्विवेदी साहब भी हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के गॉड फॉरबिड हमने 200 सोल्जर्स मार दिए, इस तरह का प्रोपेगेंडा वो फैला रहे होते हैं। कभी कराची के ऊपर कब्जा हो जाता है। और अरमाला, ये आपको भी बड़ी हैरान कुन बात लगेगी कि मुझे नहीं पता था कि लाहौर एक पोर्ट भी है, मुझे भी नहीं साथ पता, एक समंदर है, वो भी इंडिया ने जो है प्रमोट किया इस तरह। हाँ, इसी किस्म के नैरेटिव्स ये लोग प्रमोट करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न आउटलेट्स की तरफ से, चाइना की तरफ से आपको साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो विंडिकेट हुई है। पाकिस्तान ने जो एविडेंस प्रोवाइड किया है उससे साफ पता चल रहा है कि उनके राफेल्स गिरे हैं। और ये राफेल्स का कोई आप कह सकते हैं कोई खराब चीज़ नहीं है, इंडियन पायलट्स की बात है। क्योंकि अगर आपको चलाना नहीं आएगा किसी चीज़ को, जितना मर्जी अच्छा एयरक्राफ्ट हो, राफेल्स वैसे बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और फ्रांस को हमें दे देना चाहिए बनस्बत इंडिया को। तो बात सिंपल सी बात है कि अगर आप इस सिचुएशन को ओवरऑल देखें, येस अमेरिका के नैरेटिव से भी साबित हो रहा है कि हिंदुस्तान जो है बैटलफील्ड के ऊपर काइनेटिक ऑपरेशंस के हवाले से वो बिल्कुल ही फेल हो चुका है। तो अब वो
क्या करेगा, वो बेसिकली डर्टी गेम्स खेलेगा, वो प्रॉक्सीज इस्तेमाल करेगा, अफगान तालिबान के साथ एक आउटरीच करेगा। हालांकि वही अफगान तालिबान है जिसके खिलाफ न्यू दिल्ली जो है डिमार्शेस भी इशू करता था। ये कहता था कि एक फजूल किस्म का लिंक उन्होंने बना लिया था कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, और वो कहते थे एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के हामी है। पर अब नरेंद्र मोदी जो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है और अफगान तालिबान जो है, मैं मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं कहूंगा क्योंकि फ्रैंकली वो इस्लाम को भी उन्होंने डिस्टोर्ट किया हुआ है, बट एक फंडामेंटलिस्ट किस्म की रजीम है काबुल के अंदर, उनके खिलाफ जो है उनके इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। तो इंडिया क्योंकि ऑपरेशनली पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह की डर्टी गेम्स अब खेल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और अल्फा एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करने के हवाले से उनका एक स्टैंडर्ड एक डॉक्ट्रिन रहा है। हालांकि हैरान कुन बात है, बहुत हैरान कुन बात है कि ये वही अफगान तालिबान है जिनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था शुरू के दिनों में न्यू दिल्ली से। एब्सोल्युटली थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे जी। इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर खरल और पंजाब में सरकारी सतह पर शुतुरमुर्ग की पैदावार बढ़ाने के लिए मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सफारी पार्क में। यहां पर हैचरी बनाई गई है और स्पेशल जो माहौल है उसमें दिया गया है शुतुरमुर्ग की अफजाइश के लिए। अगर ये मंसूबा कामयाबी से जारी रहता है तो इस आजमाइशी मंसूबे के बाद शुतुरमुर्ग की पैदावार में जो पंजाब है वो ख़ुद कफ़ील हो जाएगा। तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से अफजाइश की जा रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, मेरे साथ रहें। डॉक्टर आमना हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपका बड़ा मुश्किल काम था शुतुरमुर्ग की जो अफजाइश है, तो कैसे कामयाबी मिली? देखिए, इसके अंदर काफ़ी जो है ना लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ी, काम की भी, डेडिकेशन की भी। पहले हमारे पास ऑस्ट्रिच तो मौजूद थे एडल्ट, उसके एग्स भी आया करते थे रेगुलरली, लेकिन हमारे पास हैचेबिलिटी कोई नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि सफारी है उसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं, तो उनको एक सेपरेट इन्वायरमेंट नहीं मिलता ऑस्ट्रिच को जिसके अंदर वो जो है ना वो ख़ुद हैच ऑर्गेनिकली कर सकें। और हमारे पास जो फेजेंट्रीज़ हैं उसके अंदर ज़्यादा फेजेंट्स और पी फॉल्स की स्पेसिफिसिटी के हिसाब से जो है उनकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर इनक्यूबेटर बने हुए हैं जो ऑस्ट्रिच के लिए बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो उसके लिए पहले हमने ये किया कि सबसे पहले इनके लिए मशीनरी आई, इनक्यूबेटर हमने मंगवाए जो उनके साइज़ के लिए, क्योंकि आपको ऑस्ट्रिच का पता है इट्स द बिगेस्ट एग इन द वर्ल्ड जो बर्ड है उसके लिए जो है ना स्पेशल इनक्यूबेटर आए, मशीन्स आई। हमने एक पूरा कमरा जो रूम जो है वो सेटअप किया ताकि उसके अंदर स्पेशल माहौल दिया, स्पेशल इन्वायरमेंट दिया उसके अंदर, उनके लिए स्पेशल ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर दिए। उसके बाद जो है ना हमने एग्स, जब सीज़न का स्टार्ट हुआ, इनका सीज़न होता है मार्च टू सितंबर, सीज़न स्टार्ट हुआ, हमने इनके एग्स जो है ना यहाँ से कलेक्ट करके सफारी से वहाँ इनक्यूबेटर में रखने शुरू किए। फिर जब चिक्स आए तो इनके अंदर काफ़ी कॉमन इश्यूज़ होते हैं स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटीज़ के इसके अंदर, क्योंकि इनका वेट काफ़ी बड़ा होता है। जब इनकी बर्थ होती है तो उस वक्त इनका वेट अराउंड 1 kg होता है चिक्स का। तो उसमें ये इशू होता है कि कई दफ़ा इनकी लेग्स अगर स्लिप हों तो परमानेंट डिफॉर्मिटी आ जाती है, फिर ये उठ नहीं सकते और फिर अल्टीमेटली ये मोर्टेलिटी हो जाती है इनके अंदर। इसके लिए फिर हमने स्पेशल जहाँ इनको रखा था ब्रूडर्स में, वहाँ स्पेशल रबर के मैट्स रखे ताकि ये स्लिपेज से बचा जा सके। उसके अलावा फिर इसके ऊपर हमने न्यूट्रिशन जो है ना इसका ख्याल रखा, सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है हमने इनके अंदर जो कॉमन डिफॉर्मिटीज़, स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल कर लिया। और अब आप देखेंगे फिर थोड़े बड़े जब हो जाते हैं उनको हम फिर और बड़ी इन्वायरमेंट देते हैं ज़्यादा खुली, ताकि एक्सरसाइज कर सकें, इनकी टांगें मजबूत हों। यहाँ पाकिस्तान सफारी के अंदर अभी जो एडल्ट हो गए हैं इनके अंदर, एडल्ट तो नहीं, यंग एडल्ट आप कह लें, चिक्स ही हैं अप टू 3-4 मंथ, वो अभी हमने यहाँ पे शिफ्ट किए हुए हैं। यहाँ पे हम इनको जो है फ्रेश रफेज देते हैं, साथ इनको फीड देते हैं, सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं अभी भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी मेहनत के बाद इनको सर्वाइवल जो है ना इनका बहुत बेहतर कर लिया। अच्छा, तो आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है कि जो पंजाब है वो ख़ुद कफ़ील हो जाएगा इसमें? देखिए, ये इनिशिएटिव था हमारे डिपार्टमेंट का, पंजाब वाइल्ड लाइफ का। हम यहाँ पे जब भी पार्क्स वगैरह के अंदर ऑस्ट्रिच लेके आते थे तो हमें या तो इंपोर्ट करने पड़ते थे बाहर से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर हमें इधर उधर कोई अगर मिल जाए तो हो जाता था, नहीं तो जो है वो इम्पॉसिबल होता था कि हम लेके आएँ। अब ये है कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इसके अंदर जो है पार्क्स डिपार्टमेंट हमारा सेल्फ रिलायंट होगा। जब यहाँ ब्रीड होना शुरू हो जाएगी, आगे हम पंजाब में कहीं भी किसी पार्क्स में हम आराम से दे सकते हैं। उसके अंदर हमें फिर इंपोर्ट और जो एक्सेसिव उसके अंदर जो
जब ये Financial issues होते हैं वो नहीं फेस करते। बड़े हो जाएंगे तो आप किसी भी पार्क में इनको शिफ्ट कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि वहाँ पे भी जो है ना, वहाँ पे भी लोग ब्रीडिंग स्टार्ट करें, वहाँ पे भी जो है ना इनके बच्चे आएँ और वो भी सेल्फ रिलायंट हो इसके अंदर। हैं। सफारी पार्क के अलावा और भी कहीं ये अफजाइश की जा रही है कि यहाँ यहाँ पर ही है? पार्क्स के अंदर जस्ट यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने किया है। time जी बिल्कुल, तो ये आपकी कामयाबी। ये बिल्कुल एक जॉइंट एफर्ट था। इसके अंदर सारे जो है ना मिल के सब ने जो है ना वो किया है, इनिशिएटिव मशीनरी से लेके हैचिंग और फिर जो है ना रेयरिंग तक, ये एक जॉइंट एफर्ट विच वाज सक्सेसफुल थैंकफुली। पंजाब में शुतुरमुर्ग की अफजाइश का जो सरकारी सतह पर आगाज़ है वो कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं सफारी पार्क में ये वो बड़े जो शुतुरमुर्ग हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं कि वो इनके जो बच्चे हैं जिनकी अफजाइश हुई है और इनकी जो उम्र है, एज है, तकरीबन 3 से 4 माह बताई जा रही है और इनको एक स्पेशल माहौल में रखा गया है। यहाँ पर इनकी जो है वो नशोनुमा की जा रही है और अभी मज़ीद जो है अफजाइश उसके लिए भी जो डिपार्टमेंट है उसमें तैयारियाँ जारी हैं। वो भी आपको दिखाते हैं कि हैचरी में किस तरह से इनको तैयार किया जाता है। हैचरी में हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर जो शुतुरमुर्ग हैं उनके अंडे रखे जाते हैं, उनको स्पेशल माहौल दिया जाता है जो अफजाइश है उसके लिए। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है जो देखभाल कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, कौन सी ऐसी मशीनरी है जो आप यूज़ कर रही हैं? इनके लिए हम स्पेशल इंक्यूबेटर यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, जो बाकी फेजेंट्स और नॉर्मल चिकन्स के इंक्यूबेशन से डिफरेंट है क्योंकि इनको ह्यूमिडिटी कम चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू चिकन। इसके लिए हमने स्पेशल जो है ना वो इंक्यूबेटर इनके लिए लेके आए हैं। उसके लिए स्पेशल उनके अंदर ट्रेज़ हैं जो ऑस्ट्रिच के एग के साइज़ के मुताबिक हमने बनाई हुई हैं, जो हम आपको दिखाते हैं अभी। दिखाएं कौन सी ट्रेज हैं और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डिस्प्ले है यहाँ पे। ये स्पेशल ट्रेज़ हमने इनके लिए बनाई हुई हैं जो इनके साइज़ के लिए हैं और ये ऑटोमेटिक है। इसके अंदर टाइम टू टाइम जो एवरी 4 आवर्स जो है वो टर्निंग होती है एग्स की, जो हम मिमिक करते हैं जिस तरह नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑस्ट्रिच जो है ना अपने एग्स की हैचिंग के दौरान जो है ना वो बीक से टर्निंग करते हैं, इस मशीन में उससे जो है ना ऑटोमेटिक होती है। और यहाँ पे ये एग्स जो है 42 to 46 डेज़ तक रहते हैं और फिर जब वो हैच होने लगते हैं तो फिर नीचे हम बास्केट के अंदर उनको शिफ्ट कर देते हैं एग को कि उसमें से वो हैच होके फिर निकल आता है। यहाँ पे हम इसको रखते हैं तब तक और उसके बाद जो है हम उनको ब्रूडर में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे हम उनको टेम्परेचर देते हैं ताकि ट्रांजिशन जो है इंक्यूबेटर से बाहर इन्वायरमेंट में वो ईजियर हो इनके लिए। जब बच्चे बाहर आ जाते हैं उसके बाद क्या किया जाता है उनके साथ और कहाँ रखा जाता है? जी, उसके बाद हम इनको ब्रूडर के अंदर रखते हैं जहाँ हम इनको जो है वो आर्टिफिशियल टेम्परेचर भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं और फिर इनको फीड और वाटर सप्लीमेंटेशन हम इनको प्रोवाइड करते हैं उसके बाद। बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं जी, ये कितने दिन के? ये अभी इस वक्त जो हैं जस्ट फर्स्ट डे के हैं, 1 दिन के। अच्छा, 1 दिन के? जी बिल्कुल, ये 1 दिन के मैंने आपको बताया ये बिगेस्ट बर्ड ऑन द प्लेनेट है। इसी वजह से इनके बच्चे जो होते हैं वो भी इनका साइज़ 1 kg होता है जब ये हैच करते हैं। अच्छा, जी, तो इसलिए बाद में देखा है अभी नए नए आए हैं इसलिए ये बैठे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब जो है ना ये ज़्यादा एक्टिव होंगे एज द एज और फिर इनको हम बाहर शिफ्ट कर देंगे जब ये 2 वीक्स से अबव हो जाएंगे। 12 से 13 दिन बाद इनको आप बाहर शिफ्ट कर देंगे बिल्कुल, नेचुरल माहौल? नेचुरल भी ताकि इनकी एक्सरसाइज भी हो। ये टेम्परेचर जो इनको दे रहे हैं ट्रांजिशन के लिए दे रहे हैं कि वहाँ से टेम्परेचर जो है ना इनका एकदम से अगर हम देंगे तो शॉक में भी ये जा सकते हैं, इसलिए स्लोली हम इनको ट्रांजिशन दे रहे हैं। इसके बाद इनको बाहर लेके जाएंगे, वहाँ इनकी लेग्स की एक्सरसाइज होगी तो इनकी नॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं ना वो कंट्रोल में रहती हैं। फिर अगर इनको एक्सरसाइज करने के लिए जगह फ्राहम करें ताकि ये इनको सनलाइट मिले, एक्सरसाइज मिले, तो वहाँ भी जो है ना हम काफ़ी अवॉइड कर सकते हैं इन इश्यूज़ को। ये 2 बच्चे आप देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि 1 दिन जो है इनकी एज है, आज ही ये निकले हैं और आपके सामने हैं सारी जो चीज़ें हैं और हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया जो शुतुरमुर्ग हैं उनकी अफजाइश का और पहली मरतबा सरकारी सतह पर सफारी पार्क में जो शुतुरमुर्ग है उसकी अफजाइश का अमल शुरू हो चुका है और कहा यही जा रहा है कि जब आने वाले दिनों में फ्यूचर में जो पंजाब है शुतुरमुर्ग में खुद कफील हो जाएगा।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो हमारा फूड रिलेटेड ही है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम किचन का रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ वली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ वली मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं हमेशा की तरह आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन और बहुत मज़ेदार खाने आप बनाते हैं। आप ये बताएं कि आज आपके किचन में क्या बन रहा है? मैम हमारे पास आज कोरियन कुजीन में बना है बिम्बाम चिकन स्टेक विद राइस। क्या नाम है पूरा? बिम्बाम। ओके ओके ठीक है, और ये कोरियन की एक स्पेशल कुजीन है और स्पेशल डिश है ये। ठीक है, और इसमें हमारा आज ये बनता है बेसिकली बीफ में, हम इसको ट्राई कर रहे हैं चिकन में। वेरी गुड। और इसमें हमारे पास एक बटरिंग कैरेट होती है, ठीक है, और आइसबर्ग में इसको फ्लेवर दिया जाता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोरियन के अंदर डार्क सोया सॉस, ठीक है, जिसके अंदर कोरियन तो बड़ा स्पाइसी होता है। कोरियन स्पाइसी होता है। हाँ। ये हम स्पाइसी करेंगे। ठीक है। तो इसमें हमारा जो फ्लेवरिंग है ये हमारे पास ये वो आएगी, स्मोकी आएगी। ठीक है, स्मोकी आएगी ताकि हम अपने जो हमारे जो जजेस हैं, जो देखने वाले हैं, जो आगे टेस्टिंग करने वाले हैं, उनको एक न्यू टेस्ट मिले। ठीक है, ठीक हो गया। तो हम आपको प्रेजेंटेशन में आपको एक एंटीक प्रेजेंटेशन मिलेगी, और ऊपर एक आपको जैसे ब्लांच एग आपको प्रेजेंटेशन में शो होगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको। तो मुझे ये बताएं अभी आप क्या बना क्या रहे हैं? हम बिम्बाम चिकन की मैरिनेशन होगी भी है, उसको हम सीजनिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, सीजनिंग कर रहे हैं। थैंक यू मैम। चलें आप अपना काम जारी रखें। मीनवाइल आज हम खुराक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आज दुनिया भर में जी खुराक का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि जो भूख के ख़िलाफ़ अवेयरनेस है उसको क्रिएट किया जाए, और जो हम खाना ज़ाया करते हैं, खुराक ज़ाया होने वाला मामला है, उसके हवाले से अवेयरनेस देना कि उसको कैसे रोकना है। इस दिन का आगाज़ ही 1979 में हुआ था, और आज इसकी अहमियत मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है और वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 2025 में भी दुनिया के 8 अरब की आबादी में से 1 अरब जो अफराद हैं वो भूख का शिकार हैं। और मज़ीद जो संगीन जो कह लें आप हकीकत है कि हर साल पैदा होने वाली जो खुराक का 14% हिस्सा जो है वो ज़ाया कर दिया जाता है, जिसका आलमी मालियत में 400 अरब डॉलर से ज़्यादा जिसका तखमीना लगाया जाता है। सिर्फ खुराक की अदम दस्तयाबी के बायस सालाना 90 लाख अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। और पाकिस्तान की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ हर 10 में से 6 अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और सबसे हैरानगी की बात यह है, आज जो कि मैं ऑफेयर भी कह रही थी, कि शादियाँ हों, दावतें हों, होटल्स हों, हर रोज़ टन्स के हिसाब से खाना ज़ाया किया जाता है, जबकि कई लोग जो हैं वो 2 वक्त की जो बेसिक रोटी है उनको वो भी नसीब नहीं होती। इसके पीछे, इस बहरान के पीछे कई टेक्निकल और आलमी वजूहात तो हैं ही, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। ज़राई पॉलिसीज़ की नाकामी हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, फिर खत्ते में बढ़ती हुई आबादी हो, फिर अभी आजकल जो हम वॉर्स का एक वो मामला फेस कर रहे हैं, चैलेंज, ये सब है। अब इसमें क्या हुकूमती इदारे और हम बतौर फ़र्द इस बहरान को रोकने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कंजा अजीज़ अवान, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेज UCP, और इसके साथ साथ फूड सेफ्टी एक्सपर्ट भी हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये जो हम खुराक के हवाले से दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है ये, एक दिन इस पे अवेयरनेस के लिए काफ़ी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, एक दिन की अवेयरनेस कुछ नहीं करेगी जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, अपने माशरे में तब्दीली नहीं लाएंगे। जो आपने ग़िज़ाई किल्लत की बात की, बेसिकली वो किल्लत नहीं है, मसला कमी का नहीं है। हमारी जो प्रोडक्शन है, अगर 8 अरब लोग हैं दुनिया में तो 10 अरब के लिए प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। मसला कहाँ पे आता है? जब उसकी मुनसिफाना तकसीम नहीं होती। जब हमारा अभी भी 1/4 हिस्सा दुनिया का वो है जो खुराक की कमी का शिकार है। वो कमी का शिकार किल्लत की वजह से नहीं है, वो सिर्फ इनजस्टिस और उस वजह से है कि हम प्रॉपरली जो प्रोड्यूस करते हैं उसको शेयर नहीं करते, उन मासेस तक नहीं पहुंचाते। इनइक्विटी है, ठीक है। जिसके पास है उसके पास बहुत है, और जिसके पास नहीं है उसके कंसर्न्स, उसके इशू, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है। हमारे पास खुराक एक मेजर रीज़न है वॉर का। बिल्कुल, गज़ा हो, गिलगत हो, थर हो,
हर जगह तकलीफ़ खुराक के ना होने से एक ही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी रीजन है। हमारा मकसद ये है कि हमने किस तरह से लोगों को उस तकलीफ़ से बचाना है, किस तरह से हमने जो खुराक पैदा हो रही है उसकी मुनसिफाना तकसीम करनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब ये आपने बात की कि शायद किल्लत उस तरह से नहीं है, हमारी प्रोडक्शन और सारी चीज़ें वैसी हैं, बट वही बात है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का एलिमेंट है। बट अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मैं चाहूँगी उन फैक्टर्स को भी आप थोड़ा एड्रेस करें कि क्या प्रायोरिटीज़ का मसला है, क्या हमारी पॉलिसीज़ इतनी फेवरेबल नहीं है, या हम जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, रीजन्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, इश्यूज़ क्या हैं? अच्छा, इसमें इश्यूज़ जो हैं, देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर हम बात करते हैं अपनी या अपने घर से शुरू करते हैं, अपने इर्द गिर्द से शुरू करते हैं, येस अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। हम खुराक को ज़ाया करते हुए ये नहीं सोचते कि हम एक गुनाह कर रहे हैं। अगर हम ये सोचें तो शायद हम वो ज़ाया ही ना करें। हर 3 में से 1 नवाला जो है वो हम ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। हम सिर्फ वो जो ज़ाया कर रहे हैं उसको ही अगर बचा लें, उसको ही अगर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ना। खुराक ख़राब है, उसका डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो भी जो क्लाइमेट चेंज है, जो माहौलियाती आलूदगी है, उसका सबब बन रही है। उसको कैसे करना है, और अगर आप एक खाना, जैसे आपने शादियों की बात की या स्कूल्स की या इवन घर की जो ज़ाया हो रहा है, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कम्युनिटी लेवल पे फूड ग्रुप्स बनने की ज़रूरत है, फूड शेयरिंग ग्रुप्स बनने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो भी एक्सेस है, एक शादी का खाना अगर बच रहा है तो वो वहाँ जा सकता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो सकती है। ये जो इश्यूज़ हैं इनको तो गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन और अभी जो जनरेशन है, उसकी फूड हैबिट्स, वहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है। स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल मील प्रोग्राम्स, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हम करते हैं, हम जितने भी करते हैं, डेफिनेटली उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन अवेयरनेस देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बताना ज़रूरी है कि वो जो चीज़ खा रहे हैं उनसे उनकी सेहत पे या उनके आने वाले 10-15 सालों में उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। हमारे यहाँ जंक फूड है बहुत ज़्यादा। अब आप लोकली अगर कहीं जाते हैं, शवारमा है, बर्गर है, आपको छोटी छोटी शॉप्स कुछ पैसों में, जो शायद हम जस्टिफाई भी नहीं करते कि इतने में ये बन भी सकता है, उसमें सेल हो रहा है, ठीक है। वहीं पे आपने अगर फल लेने जाना है, सब्ज़ी लेने जानी है, तो आपने 10 रुपये 5 रुपये के लिए बार्गेन करना है। यस। तो यहाँ पे मकसद ये है कि हमें अगर सब्सिडाइज़ करना है तो हमें अपनी लोकल चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को सब्सिडाइज़ करना है। अगर हमें टैक्स लगाना है तो यस, हमें उस जंक पे टैक्स लगाना है, जो सिर्फ इस मकसद से हम टैक्स लगाएं कि उसकी कंजम्पशन कम हो। क्योंकि बीमारी सिर्फ भूखा रहने से नहीं है, बीमारियां वो भी हैं जो एक हम हिडन हंगर कहते हैं, जिसमें हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आती हैं। अगर एक 5 साल के बच्चे को प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो उसको चाहिए, तो जो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होनी है हो गई है, ठीक है। उसके बाद वो जब एक इंडिविजुअल बनेगा, जब वो उसका टाइम आएगा काम करने का, उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी ऑटोमेटिकली कम है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से। वो 20 से 30% कम इनकम ग्रुप में फॉल करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मेंटल पावर, मेंटल एबिलिटी, वो डेफिशिएंसी जो उसे इब्तिदा के 4-5 सालों में मिली, और वो मिली सिर्फ खुराक की वजह से। उसके बाद खुराक आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, वो वाला इफेक्ट जो पहले 5 सालों में ब्रेन की ग्रोथ होनी है वो हो गई। तो ये वाली अवेयरनेस हमारे घरों में, एक माँ का ख्याल रखना एक नेशन का ख्याल रखने के मुतरादिफ है। क्यों है? क्योंकि वही माँ है जिसकी अगर उसकी न्यूट्रिशन पूरी है तो वो बच्चे में भी वही चीज़ें जाएंगी, वही क्वालिटीज़ जाएंगी। अगर एक माँ डिप्राइव्ड है, आप किसी भी सोसाइटी में देख लें जहाँ पे एक माँ जो है वो मैलनरिश्ड है, तो डेफिनेटली जो बच्चा है वो स्टंटिंग, वेस्टिंग, हाइट कम है। हाइट हमारी रूटीन में आप देखें आजकल क्या हाइट का स्टेटस चल रहा है, और वो सारी चीज़ें मोर और लेस आ जाके हमारी खुराक पे आती हैं कि हमारी खुराक क्या है, हम खा क्या रहे हैं, हम किन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको देखना चाहिए। और पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी मेकर्स दे शुड थिंक कि किस तरह से अवेयरनेस को लाजिम बनाया जाए, स्पेशली फ्रॉम द स्कूल लेवल। ठीक है, ये सिर्फ अवेयरनेस वो ज़रूरी नहीं है कि हम एक
लेवल पे आके उन चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं। जब बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी से बचने के लिए हम सोचते हैं कि अच्छा अब दवाई ना खाएं तो ये खुराक खा लें, ये कहवा पी लें, ये कर ले, इससे बेहतर हो जाएगा। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज़ द प्रिवेंटिव अप्रोच कि हम उसको बीमारी को आने ही ना दें। हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारी खुराक, हम जो खा रहे हैं उसमें वो चीज़ें हों जो उन बीमारियों से हमें बचा सकें। और अल्लाह ताला ने हर चीज़, आप कोई फल ले लें, कोई सब्ज़ी ले लें, उसमें ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपको कुव्वत मुदाफ़त भी देती हैं, आपको बहुत सी बीमारियों से भी बचाती हैं। बट हमने क्या चूज़ करना है इस पे डिपेंड करती है हमारे आने वाली सेहत और हमारी आने वाली नस्ल की सेहत। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ कम्युनिटी ग्रुप्स का आपने जिक्र किया, मैं इस पर मज़ीद बात करना चाहूँगी क्योंकि ये आइडिया बहुत एक अच्छा आइडिया इंटरनेशनली भी प्रैक्टिस होता है बहुत सारी जगहों पे। आई हैव सीन दैट। और ये इतना आइडियल एक जिसे आप कह लें फिनोमिना कह लें या कोई ऐसा प्रोजेक्ट कह लें जो मुख्तलिफ NGOs कर रही हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। इवन मैंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होते हुए देखा है कि वो रेस्टोरेंट्स, होटल्स यहाँ से जाते हैं, खाना कलेक्ट करते हैं, इसको पैक करते हैं, देन ऑर्फनेजेस एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। अगर हम इसको मास लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो इससे ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन का एक फैक्टर कह रहे हैं समहाउ सॉर्ट आउट हो सकता है। बिल्कुल सॉर्ट आउट हो सकता है। फूड बैंक्स की स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान एक अशद ज़रूरत है। और इसमें हम सिर्फ ये ब्लेम नहीं कर सकते या हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने ही जो करना है करना है। नहीं, हाँ। ये हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जिस तरह से ये INGOs हैं, NGOs हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं और बड़ी इफ़ेक्टिवली इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों तक खुराक नहीं है या जिन लोगों के पास कम है, ठीक है, उनको पहुंचाया जा सकता है उसी खुराक में से जो ऑलरेडी आपके पास है। फिर हमारे पास आजकल जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, मौसमी तब्दीली, जैसे आपने देखा गर्मी थी तो बहुत ज़्यादा थी और अब सर्दी भी सुना है बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो उसकी वजह से भी हमारी जो खुराक है उसकी प्रोडक्शन इफ़ेक्ट कर रही है। मतलब 1 डिग्री अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो आपकी 10% प्रोडक्शन कम हो जाती है। वहाँ पे भी हमें फार्मिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। हम अब सिर्फ उन 10, 20, 25 साल पहले जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे उनके साथ आने वाले सालों में इन चीज़ों से मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अपने फार्मर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम जब कहते हैं कि वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर में रोल है वो उस फार्मर का है। और एक छोटा फार्मर जो शायद हमें बहुत सी गंदम दे रहा है, मकई दे रहा है, चावल दे रहा है, उसके घर में भूख है। उसके घर में भूख क्यों है? क्योंकि हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको डिप्राइव कर रही हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रही। उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को देखें कि हमने किस तरह से उस फार्मर को सपोर्ट करना है। वही बात है, हमने किस तरह से अपने लोकल आइटम्स को सपोर्ट करना है। हम अपनी इकोनॉमी भी बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी सेहत भी बेहतर बना सकते हैं उसके साथ साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि इंटरनेशनली जो चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं डॉक्टर साहिबा, हम उसको किस हद तक यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये तो फूड बैंक्स का आइडिया है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो सूरत हाल है ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आई बिलीव। तो वो भी हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा, फूड इनसिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। बिल्कुल सही। बात वही है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, जस्ट इन टर्म्स ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। बिल्कुल ठीक। और वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उन प्रैक्टिसेस को यहाँ पे हम रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको टेलर भी कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अगर हम फूड बैंक्स बनाते हैं, फूड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं, पूरी दुनिया में बच्चा स्कूल जाता है तो उसको वहाँ पे एक मील मिलता है, ठीक है। और वो मील ऐसा मील नहीं है जिसमें कोई किसी किस्म की पब्लिसिटी है या वो हम मील दे के उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दैट मील इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उसमें फोकस न्यूट्रिशन को रखा जाता है। उसमें फोकस ये रखा जाता है कि उसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल किया जाए। और वही चीज़ है कि वो आपकी ग्रोइंग एज है, उस एज में आपने जो खाया है, उस एज में जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, आपको ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फूड बैंक्स, ठीक है, कम्युनिटी फूड प्रोग्राम्स।
अब उनके लिए भी हमारी जितनी वेस्टेज है, हम होटल्स में देख लें, हम ये शादियों में तो एक है ही है ना, शादियों में तो एक लेवल ही और है। शादियों में तो हम खाना भी ये सोच के डालते हैं कि शायद दोबारा तो हमने खाना ही नहीं है, प्लेट्स में इतना ज़ाया एंड वो प्लेट्स में आप बूफे पे जाते हैं तो आपके पास 6 प्लेट्स जस्ट ये हैं कि शायद आप ये खा लो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को सोचना है। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम सिर्फ अपनी सोच में तब्दीली ला सकते हैं कि शायद ये जो नवाला हमने यहाँ ज़ाया किया है ये किसी का पेट भर देता। कम्युनिटी लेवल पे, गवर्नमेंटल लेवल पे वही चीज़ें जो वहाँ पे वेस्ट हो रही हैं, जो हमें पता है, हम खुद उसको नहीं कहेंगे कि वो नेक्स्ट डे यूज़ हो या वो नेक्स्ट 100 उसमें यूज़ हो, नेक्स्ट टाइम में यूज़ हो, तो उसको हम उसी टाइम इन अ सेफ एंड हाइजीनिक मैनर जो आपके कम्युनिटी फूड बैंक्स हैं अगर वो बनाए जाएं वहाँ पे दिए जा सकते हैं। और वो फूड बैंक्स की फिर आगे जिम्मेदारी है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन कैसी है, उन्होंने किन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसमें हम वही बात है कि हम उसमें वो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। दोज हु वांट टू ऑप्ट, हमारा लेबर तबका है, हमारी बहुत सी ऐसा तबका है हमारे इर्द गिर्द ही जिनको 3 वक्त का खाना नहीं मिलता, हम उनकी रजिस्ट्रेशन करके उनके 3 टाइम के खाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, सिर्फ उस खुराक से जो बच गया है कहीं से, हाँ, उसको लेकिन उसको वेस्टेज से हमने बचाना है, क्योंकि वही खुराक जब वेस्टेज में जा रहा है तो जो क्लाइमेट चेंज है उसका 10% सबब ये वो खुराक है जो सिर्फ वेस्ट हो रहा है। और फिर एक चीज़ जो सोचने वाली है, आजकल सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बात होती है कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। अब वो सस्टेनेबिलिटी क्या है? हमने कभी ये सोचा है कि एक खुराक जो हमारी प्लेट तक आ रही है शायद एनवायरनमेंट पे वो एक गाड़ी से ज़्यादा इम्पैक्ट दे रही है? जो पोल्यूशन हम कहते हैं कि जी गाड़ियाँ चलने से आ रही है, वो एक गाड़ी की पोल्यूशन से ज़्यादा इम्पैक्ट हमें वो सिर्फ एक खुराक दे रही है। वो कितना ट्रैवल करके आई है, कितनी दूर से आई है, बड़े शौक से हमने अगर कुछ इम्पोर्टेड लिया है तो वो जितना ट्रैवल करके आई है वो भी एक एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है। फिर उसमें कितना पानी इस्तेमाल हुआ है, कितनी खाद इस्तेमाल हुई है, उसको पैदा करने के लिए कितनी सनलाइट लगी है, ये सारे फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे फिर हमारी वो सस्टेनेबिलिटी आती है कि अगर हम एक नवाला ज़ाया करें तो वो सिर्फ एक नवाला नहीं है, उसके पीछे वो पानी भी है जिससे वो खुराक उगाई गई है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि व्हाट वी आर डूइंग और हाउ वी आर डूइंग इट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कंजा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाइन। डॉक्टर कंजा अजीज़ जमान हमारे साथ मौजूद थी जी। आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर आप अपने घरों में खाना ज़ाया करने की प्रैक्टिस करते हैं तो फौरी तौर पे इसको ख़त्म करें, क्योंकि वाकई हम जितना खाना रोज़ाना की बुनियाद पे ज़ाया कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो एक टाइम का खाना भी मैसर नहीं है। यही सोच लें और इसी सोच के तहत अगर हम थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश करें इंडिविजुअल लेवल पे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है किचन का रुख करेंगे, जहां पर शेफ़ वली मोहम्मद ने बहुत ही फैंसी डिश को बनाई है हमारे लिए, और इसके ऊपर वो हो भाई ये देखें आप, इसकी कितना खुश शक्ल खाना है। शेफ़ वली मोहम्मद हमें ज़रा क्विकली बता दें आपने कैसे लेयरिंग की है, क्या किया है इसका? वेलकम मैम। सबसे पहले तो हमने ये बिम्बाम रेसिपी बनाई है कोरियन कुजीन में, ठीक है। उसके बाद हमने इसके जो बटरिंग राइस है, उसके बाद अप साइड में इसकी है आइसबर्ग और बटरिंग कैरेट है, और उसके बाद बिम्बाम कोरियन चिकन है, ठीक है, चिकन स्टेक है। उसके ऊपर जो हमारे पास ये जो स्पेशलिटी इसकी ये है कि ना इसके अंदर एग लाजमी होता है, तो एग की शक्ल मैंने हाफ फ्राई में दी है, ठीक है, जो कि एक वेरी एंटीक है। और इसकी जो रेसिपी है हमारी ये वेरी अमेजिंग और जो कोरियन स्पेशल है कि स्पेशलिटी कोरियन की एक स्पेशल डिश है। ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच शेफ़ वली मोहम्मद, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की जी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम आपकी मुलाकात करवाने लगे एक बहुत ही मुमताज़ प्रोफेसर हैं डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा, जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बलूचिस्तान का ज़िला क़ला अब्दुल्ला से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा को जी 2025 का फ़ीगो विमेन अवार्ड मिलने पर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी पाकिस्तानी माहिर अमराज़ निस्वा को आलमी सतह पर इस कदर बड़ा एजाज़ हासिल हुआ है। पहले वो 2022 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजी जा चुकी हैं, और रवा साल RCOG की एजाज़ी फ़ेलोशिप पे भी उन्होंने हासिल की है। फ़ीगो जो दुनिया की सबसे बावकार तंजीम है और 140 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन करती है, इनकी जानिब से ये अवार्ड मिलना
पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक बड़ा तारीखी और काबिल फ़ख्र लम्हा भी है समाओ। मज़ीद इस अवार्ड के हवाले से भी तफसीलात जानेंगे। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट सोसाइटी ऑफ SOGP हैं, इसके अलावा रीजनल डायरेक्टर हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। कैसी हैं आप, खैरियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मतलब हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आपने हमें आज वक्त भी दिया है, हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा बनी है और आप पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एजाज़ लेकर आई हैं। हमें थोड़ा सा बताइएगा इस एजाज़ के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 9 अक्टूबर को फीगो, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पाकिस्तान को फीगो ट्रस्टी, एशिया ओशनिया के रीजन का ट्रस्टी बनना और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे फीगो की जनरल असेंबली में लहराना, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मौका था जिसमें पूरे आलम इस्लाम से आई वॉज द ओनली मुस्लिम डॉक्टर ओवर देयर। और जो मुझे अवार्ड आपने बताया, 5 अक्टूबर को मुझे वो अवार्ड भी मिला था, फीगो वुमेन वर्ल्ड अवार्ड। दैट्स अमेजिंग। तो डॉक्टर साहिबा हमें ये बताइएगा, ज़ाहिर है आप इससे पहले एक फेलोशिप भी अटेंड कर चुके हैं, लेकिन इस अवार्ड के लिए स्पेसिफिकली क्राइटेरिया क्या होता है, किन कॉन्ट्रीब्यूशंस की बुनियाद के ऊपर ये अवार्ड दिया जाता है? और आपने जैसे कहा कि आप मुस्लिम ममालिक की पहली खातून थी, डॉक्टर थी जिनको ये अवार्ड मिला है। जी जी, पूरी दुनिया से जो गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स के मुख्तलिफ ममालिक में जो सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें जैसे पाकिस्तान में नॉमिनेशंस मांगी जाती हैं हर 2 साल के बाद, और पाकिस्तान या कोई और जो भी सोसाइटी है जिस भी मुल्क की है, तो वो देखते हैं कि एक ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट जिसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे काम किए हों, क्योंकि हमारी CV, हमारी डिटेल, ये फिर फीगो असेंबली में ये पूरी काउंसिल बैठती है और इस CV को देखा जाता है कि क्या जो डॉक्टर हम उनको फीगो ट्रस्टी बना रहे हैं और इतने बड़े रीजन के लिए, यानी वो एशिया ओशनिया की, ऐसे समझे कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट। तो ये पहले तो एक ये लम्हा, वो एक मरहला होता है कि पाकिस्तान से मेरी नॉमिनेशन हुई है, इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर इलेक्शन होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस रीजन से, यानी इट्स नॉट ओनली एशिया, इट इज़ एशिया ओशनिया, जिसमें 41 कंट्रीज़ हैं, और यही जो फीगो ट्रस्टी की जो सीट थी 2 साल पहले, ये हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के पास थी, और अब 2 साल के बाद ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गई है। दैट्स अमेजिंग। ये बड़ी अच्छी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि हम इस चीज़ को आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और ज़ाहिर है आपसे बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह की रिप्रेजेंटेशंस, हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काबिल डॉक्टर्स हैं जो दुनिया भर में काम भी कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप समझती हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की लुक डाउन करनी चाहिए और उनको एक क्रिएट होना चाहिए समहाउ फॉर आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए? जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हों, प्लेयर्स हों, अब देखें बलूचिस्तान जैसे सूबे से अगर ये प्रॉपरली हाईलाइट हो जाता है दुनिया में कि बलूचिस्तान इज़ नॉट ओनली द लैंड फॉर टेररिज्म, यहाँ से ख़वातीन इतनी काबिल हैं कि वो फीगो की जनरल असेंबली तक बलूचिस्तान की खातून पहुँच गई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, हालांकि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। बलूचिस्तान को जिस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है, अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे जो वफाकी वजीर सेहत हैं और हमारे अपने जो CM साहब हैं, अगर इसको हाईलाइट करें तो देखिए बलूचिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो मैं आपको ये बात, दूसरा ये कि हमें अब अपने मुल्क के लिए काम करना है। हमारी शरह अमवात दुनिया में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा है,
286 औरतें मरती हैं जब 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं, 56 बच्चे मरते हैं जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं। तो हमने अभी ये देखना है कि हम अपनी मैटरनल मोर्टेलिटी को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको जरूर मतलब रीजंस बताइएगा, प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, रीजंस ये हैं कि हमारे यहाँ बच्चों के दरमियान वक्फा नहीं है। हमारी डिलीवरीज जो दही इलाके हैं, रूरल एरियाज में ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स करवा रही हैं। मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए। पंजाब में हो रहा है, बलूचिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वजीर सेहत हैं बख्त मोहम्मद साहब और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, वो अब इस बात पे गौर कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करें ताकि वहाँ पर सजेरियन सेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थेटिस्ट और अच्छे ऑपरेशन थिएटर वहाँ पे हों। एक तो हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना है। दूसरा, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए देखें, जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं शहरों पे में, उन पे बड़ा बर्डन आ रहा है। हमें चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट्स में गायनोकोलॉजिस्ट, मिडवाइफ्स, एलएचवीज, उनको हम ट्रेन करें। जब एलएचवीज और मिडवाइफ, मैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी मिडवाइफरी को, हम अपनी मिडवाइफ्स को ट्रेनिंग दें ताकि नॉर्मल डिलीवरीज वो अपने स्टेशन पे करें और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजें और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस काबिल हों कि वहाँ पर ऑपरेशन, आईसीयू, एनेस्थीसिया, ब्लड बैंक हो। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। हमारी औरतों में खून की कमी, मल्टीविटामिन, विटामिन डी की कमी। देखें, एक सेहत माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। और बच्चों के दरमियान वक्फा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग, तो इन चीज़ों पे अगर काम होगा। और दूसरा, जो पॉलिसीज जब बनती हैं, तो जैसे पाकिस्तान में सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट है, 5000 गायनोकोलॉजिस्ट पूरे मुल्क से इसके मेंबर हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते वक्त हमारी एसओजीपी, जैसे मैं उसकी प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, अगर हमारी नुमाइंदा जमात को पॉलिसी बनाने में जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है, अगर हमें भी इसमें मशवरा हमसे लिया जाए। बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी साहब वो मुझे बुलाते हैं, मेरी एसओजीपी की टीम को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अब हम क्या करें इसके लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपके मुताबिक पॉलिसी से लेकर हमारी अवेयरनेस तक डॉक्टर साहिबा ये बड़ी ज़रूरी है। और मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आप बलूचिस्तान का जिक्र कर रही हैं, इसके अलावा भी आप समझती हैं कि ये जो हमारी मैटरनल जो मोर्टेलिटी है, इसके रेट्स को लेकर समहाउ बाकी शहरों या बाकी सूबों में भी अवेयरनेस उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सिंध आ गया, KPK आ गया, पंजाब आ गया। अब देखिए, पंजाब में और सिंध में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड कर दिया है। और हमारे यहाँ भी अभी ये हो रहा है, जैसे लोरेलाई का है, खुशदार का है, बाकी जगहों का है। जो मैं आपको बता रही हूँ, जो पाकिस्तान की हाई मैटरनल मोर्टेलिटी है, शहरों में तो आपको हर गली में बड़े हॉस्पिटल मिल जाएंगे। बात यह है कि हमने रूरल एरियाज में, पेरिफेरी में, अब पेरिफेरी में हमने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। इफ द डॉक्टर्स आर अवेलेबल, दैट्स गुड। इफ द डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट, जो कि एक हकीकत है, सफिशिएंट डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट आर नॉट अवेलेबल, तो हमने अपनी मिडवाइफ्स को, मिडवाइफरी, एलएचवीज, उनको हमने ट्रेन करना है। देखिए, होम डिलीवरीज जब होती हैं वहां पर वो तो जो औरतें मरती हैं रिपोर्ट ही नहीं होता है। तो ये बात है कि हमने अपनी मिडवाइफ्स को, अपनी एलएचवीज को, अपनी डॉक्टर्स को ट्रेन करना है और उनको बताना है सेफ मदरहुड क्या चीज होती है।
बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर आयशा सिद्दीका हमारे साथ मौजूद थी। इनका काम, इनकी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनली तो रिकग्नाइज़ की जा रही है और उनके मुताबिक अगर पॉलिसी मेकिंग से लेकर अवेयरनेस तक में इनकी ऑर्गेनाइजेशन हो या इस तरह के अहम लोगों को शामिल किया जाए तो ये हम जो चैलेंजेस से गुजर रहे हैं इस पर काफ़ी हद तक ओवरकम किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।